सबको नमस्ते। पिछली बार हमने डेलिब्रेशंस पर चर्चा शुरू करी थी। मंत्रणा कैसे हो, और उसमें हमने देखा कि अलग अलग जो ऋषि हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र पर लिखा है, उनके अलग अलग मंतव्य थे। कोई कह रहा था कि आप किसी से की जो मंत्रणा है, कोई भी डिस्कशन डेलिब्रेशन हो, वो आप स्वयं करो, राजा को किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो कोई और कहते हैं कि नहीं नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, पर फिर भी आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी मंत्रणा कोई लीक ना हो जाए। तो आप कोई सिनारियोस क्रिएट करो जिससे आप जो इंफॉर्मेशन चाहते हो वो आपको मिल जाए, पर आप एक्चुअल सिचुएशन है वो आप डिस्क्लोज ना करो। कोई कहते हैं नहीं नहीं, आपको लोगों से तो मंत्रणा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो राजा जो है वो डायरेक्टली सब काम तो नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ काम उनको मंत्रियों के द्वारा ही कराना पड़ेगा, और मंत्रियों के द्वारा जो काम कराना है उसके लिए उनके साथ मंत्रणा करनी तो आवश्यक है। तो कोई कहते हैं ठीक है एक के साथ करो, तो कोई कहते हैं नहीं नहीं एक के साथ नहीं, आप 3 के साथ करो। ऐसे अलग अलग हमने सिनारियोज देखे थे, जिसमें फिर इवेंचुअली कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि आप 3 से 4 लोगों के साथ करो। उससे क्या है कि आपके अगेंस्ट अगर कोई मंत्री आपको प्ले करने का प्रयत्न करे कि जैसे एक ही हो, तो वो आपको भटका सकते हैं। कदाचित उनकी स्वयं की भी नॉलेज, जो उनकी स्वयं की बुद्धि है वो भी सीमित हो, उनकी इंफॉर्मेशन भी सीमित हो। तो एक से तो मत करो, पर 2 से करोगे तो वो लोग गैंग अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप 3 या 4 से करो, क्योंकि वो संभावना कम हो जाती है। पर उसके बाद जैसे वो हमेशा कहते हैं कि देश काल वशेन, आवश्यकता जैसी हो वैसे फिर आपको लोगों से बात चर्चा विचारणा करनी पड़ेगी। सो यू टेक द टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट इनटू अकाउंट व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन। फिर उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कैसे जो है मंत्रणा आप जो राजा करते हैं उनको कैसे उसकी रक्षा कैसे करें, उसे लीक होने से कैसे बचाए। तो एक तो ये कि जहाँ आप मंत्रणा करते हो वो स्थान ही ऐसा हो जहाँ पक्षी भी ना फड़फड़ा सके, क्योंकि हमने देखा है कि उस टाइम पे तो पक्षी जो ये पोपट वगैरह होते थे वो लोग को भेजा जाता था ये मंत्रणा के विषय में पता लगाने के लिए। तो जहाँ पक्षी भी ना फड़फड़ा सके ऐसी जगह पर मंत्रणा करो, या कोई अगर लीक करता है मंत्रणा तो उसको आप दंड दो। या और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, हमने वो बात कही थी इंगित आकार, उससे भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। सब होने के पश्चात ही आपकी मंत्रणा के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये हमने देखा था। अब वहां से उसी चैप्टर का कुछ भाग रह गया था पिछली बार, तो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग थे पेज नंबर 53 पे थे शायद, है ना। 53 से हमने शुरू किया था, और अभी हम हैं पेज नंबर 56 पर। तो 47 48 श्लोक जो है वहां पर हम आ गए। तो अब वो कह रहे हैं कि मंत्रणा के कितने अंग होते हैं, मंत्रणा किन किन टॉपिक्स पे की जाती है, जो राजा जो मंत्रणा करते हैं। तो वो कहते हैं पेज नंबर 56 श्लोक नंबर 47 48 जो श्लोक है एकदम शुरुआत से पेज के। तो वो कहते हैं कर्मणाम आरंभो उपायः पुरुष द्रव्य संपद देश काल विभागो विनिपात प्रतिकारः कार्य सिद्धि इति पंच अंग मंत्रः। कोई भी आप डिसीजन या डेलिब्रेशन आपको करना हो, ये तो राजा से रिलेटेड है, इसलिए कोई कार्य से रिलेटेड है, कोई भी टास्क है, कोई प्रोजेक्ट उनको अंडरटेक करना है, कोई इनिशिएटिव लेना है, तो उससे रिलेटेड होगा। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी डिसीजन हो, तो उसमें 5 वस्तुओं का विचार करना चाहिए। 5 भाग होते हैं मंत्रणा डिस्कशन करने के। तो वो क्या होते हैं? कर्मणारंभ उपायो, किसी भी कर्म, किसी भी कार्य, इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट को शुरुआत करने का प्लान, कि उसकी शुरुआत कैसे करें, उसका इनिशियल प्लानिंग जो है किस जगह पर करे, क्या कौन से अधिष्ठान, कौन से सबस्ट्रेटम पर करे, किस वस्तुओं का ध्यान रखे, ओवरऑल प्लानिंग की कोई भी कौन सा काम आरंभ करे। इवन दैट इज अ डिस्कशन, राइट। कौन सा काम आरंभ करना उस समय आवश्यक है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, डिस्कसिंग द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क इटसेल्फ। देन दूसरा है पुरुष द्रव्य संपदा। अच्छा, आपने सोच लिया कि आपको अभी काम करना है, आपको कहीं तो ब्रिज बनाना है, ये काम निश्चित हो गया। अब उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्स के रूप में क्या होता है आपके पास? करने वाले लोग और करने का सामान, जो रिसोर्सेज लगते हैं, जो द्रव्य आपको लगता है, जो मटेरियल वस्तुएं लगती है ना। एक तो पुरुष, पर पुरुष इज द ह्यूमन कैपिटल,
द्रव्य इज द मटीरियल कैपिटल। कोई भी कार्य करने के लिए आपको इसकी तो आवश्यकता है ही, आप इंस्ट्रूमेंट्स कहो, करने वाले कहो, वो सारा इसमें आ गया। फिर देश काल विभाग, देश काल विभाग इज अ मोर डिटेल्ड एक्सरसाइज इन प्लानिंग कि अच्छा कैसे करो, कहाँ करो, कितने टाइम में करो, किस डेडलाइन पे करो। काल इज समय, देश इज प्लेस, राइट, कि कब तक कितना हो जाना चाहिए। हम जो डिटेल्ड वर्क प्लान बनाएंगे ना कि अच्छा इस टाइम तक कितना हो जाना चाहिए। अगर ये भाग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं वो जानते हैं कि देयर आर डिपेंडेंसीज, देयर आर कंटिजेंसीज, राइट। मैं कोई भी सपोज बिल्डिंग बनाती हूँ तो सबसे पहले उसके बेस रॉड्स होने चाहिए, जो बेस फाउंडेशन है वो तैयार होना चाहिए। फाउंडेशन होने में जितना लेट होगा उतना मुझे बिल्डिंग बनाने में और तकलीफ होगी और टाइम उसका जाएगा। तो मुझे टाइम मैनेजमेंट वैसे करना है, वर्क प्लान मैनेजमेंट ऐसे करना है कि वो कंटिजेंसीज को के बारे में ध्यान रखे, सही रिसोर्सेज उस समय उपलब्ध होने चाहिए। अब मैं कुछ कर रही हूँ जिसके लिए मुझे सीमेंट की आवश्यकता है, तो उस समय सीमेंट, इफ माय प्लान इज रेडी देन ऑफ कोर्स आई कैन एंश्योर कि जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए वो भी उस हिसाब से मिलते रहे, है ना। तो दैट इज द देश काल विभाग, द मोर डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ वर्क। विनिपात प्रतिकार, दिस इज इंपॉर्टेंट। विनिपात प्रतिकार इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, विनिपात ऐसे कोई कैलामिटी आ जाए, उसका प्रतिकार आप कैसे करोगे। तो हम जो रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं वो भी वही बात कर रहे हैं कि थिंक ऑफ सिनारियोज, कि आपने चलो ब्रिज बनाने का ले तो लिया काम, पर व्हाट आर द थिंग्स दैट कुड डिरेल द प्रोजेक्ट। ऐसा कौन सी बातें हो सकती है, ऐसे कौन से रिस्क है जिसको आप मैनेज कर सकते हो। अभी कुछ कुछ रिस्क है उसको आप नहीं मैनेज कर सकते, कुछ कुछ रिस्क है उसे आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्थक्वेक प्रोन जगह पर सिचुएटेड हो, आप वहां पर स्थित हो, तो वहां अगर आप कोई फैक्ट्री बना रहे हो तो यू नो दैट देयर इज अ रिस्क कि भाई भूकंप आ सकता है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो यू विल बिल्ड दैट, है ना। there might be some risk, you can't obviously manage all kinds of risk, but फिर भी even at that time चाणक्य had thought about this risk management which is विनिपात प्रतिकारः। फिर कार्य सिद्धि इति, कार्य सिद्धि सक्सेस एंड accomplishment of the task। ना उसमें क्या सोचना, कार्य तो हो गया, तो सोचना क्या, तो आपको पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हम जो कहते हैं सक्सेस पैरामीटर्स क्या है, किस बेसिस पे आप कहोगे कि अच्छा ये कार्य अभी सिद्ध हो गया, ये कार्य सफल हो गया। सो व्हाट वुड बी दैट सक्सेस पैरामीटर्स कि हाँ अब ये मेजरमेंट, ये पैरामीटर्स है, हम कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। कब तक आपको चाहिए, कार्य सिद्धि कब तक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो दैट accomplishment of the task is also something you would discuss। तो ये डेलिब्रेशन, अच्छा ना हो गया, दिस इज नॉट एक बार का, है ना। ये तो जैसे काम चलते रहेगा वैसे भी ये चीजें चलती रहेगी। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स नीडेड फॉर विनिपात प्रतिकार, ऑनगोइंग बेसिस पे, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती है, स्थितियां बदलती रहती है। पहले जो नहीं सोचा था अब शायद वो हो जाए, ऐसा लग रहा हो, तो उस हिसाब से आपको करते रहना पड़ेगा। तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलते रहेगा। तो और बेसिकली ये मंत्रणा के 5 अंग है। और अच्छा, अब आप कोई भी चीज उठा लो, कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा लो, कोई भी डिस्कशन आपको करना है, कोई भी निर्णय लेना है, उठा लो, these 5 things you will discuss। हमने जब ये चाणक्य की शुरुआत करी तो सबसे पहला तो ये था कि अच्छा कब करो, कैसे करो, है ना। सबसे पहले तो क्या करो, किस बात से हम पढ़ना शुरू करें। हमने 3-4 ऑप्शंस देखे, फिर उसमें से कर्मणा आरंभ उपाय क्या, हमने कहा कि हाँ चलो हम चाणक्य करते हैं और जूम पे करेंगे। फिर हमने क्या कहा, हमने और लोगों को इन्वॉल्व किया, जूम लिंक है कि नहीं, लिंक सेटअप करे, वो सब करा। फिर देश काल विभाग, कि भाई कब तक चल रहा है, हर सेशन में कितना होगा, किस टाइम पे होगा, वगैरह वगैरह। देन रिस्क मैनेजमेंट, चलो इसमें तो हमको इतना रिस्क नहीं था बिकॉज आई हैड द फ्रीडम टू से कि अगर मैं नहीं हूं तो नहीं करेंगे क्लास, है ना, वो छुट्टी हो जाएगी, तो चलो कोई बात नहीं। या इन एब्सेंस कुछ हो जाए तो फिर इसका रिस्क मैनेजमेंट फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, सो वी नीड अ बैकअप। तो कोई तो एक जन हमारे में से चाहिए जो कहेगा कि अच्छा ठीक है, जब अमी लीड नहीं करेगी, कुछ हो, अगर वो नहीं है तो इन हर एब्सेंस और कौन लीड कर सके इस बात को। या हमारा जो स्वाध्याय है वो कैसे बंद ना हो, पॉसिबल है। अच्छा इसके लिए कार्य सिद्धि को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कार्य सिद्धि क्या है। कार्य सिद्धि ये क्लासेस चलते रहे वो है, वो भी हो सकता है, दैट कुड बी अ पैरामीटर ऑफ सक्सेस। The other parameter of success is कि हमारा खुद का स्वाध्याय, इंडिविजुअल लेवल पर हमारा खुद का स्वाध्याय चलता रहे। फिर इन दैट केस रिस्क मैनेजमेंट वुड बी व्हाट, कि ये सेशन हो कि ना हो, हम हमारी पढ़ाई करते रहेंगे, उसमें हम अड़चन नहीं आने देंगे। आई विल मैनेज दैट रिस्क। इफ वी से कि नहीं ये क्लासेस चलते रहे उसका है, तो फिर क्या करो, देन वी हैव
बैकअप इन प्लेस कि अच्छा इफ वन पर्सन इज नॉट अवेलेबल द अदर पर्सन कैन कंटिन्यू. ऑफ कोर्स we've not done any of it, बट मैं कह रही हूँ कि अगर हम प्रॉपरली प्लानिंग के साथ ही करते तो ये सारे एस्पेक्ट्स के विषय में भी हम सोचते. तो एनीवेज आई थिंक दिस इज प्रीटी क्लियर. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है उनके लिए तो और भी एकदम वेरी क्लियर. मेरे लिए फैसिनेटिंग बात ये है कि देखो उन्होंने भी उस समय, हमें लगता है कि ये मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब अभी का है, बट ऐसा नहीं है. दिस इज हाउ थिंग्स हैपन. बिकॉज ये जो हम कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल से यही होता है. इसी तरीके से काम इतने टाइम से चला आ रहा है. तो हमारे पूर्वजों ने भी वही किया है, हम भी यही कर रहे हैं. तो देयर इज नथिंग फॉर अस टू रियली थिंक अच्छा हम मॉडर्न है तो हम अलग से कर रहे हैं. मे बी वी हैव मोर टूल्स. टेक्नोलॉजी इंप्रूव होते रहती है, टूल्स ज्यादा है, बट द एसेंशियल एस्पेक्ट्स डोंट रियली चेंज. फिर वो कहते हैं कि तान एकैकशः पृच्छेत समस्तांश्च. तान इस विषय में, ये पंच अंग के विषय में, क्योंकि आप मंत्रणा कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो सबके साथ, तो सबका मत लेना आवश्यक है. तो वो कह रहे हैं या तो आप एक एक करके सबको पूछो, जो भी 3-4 लोगों के साथ या जितने लोगों के साथ भी आप मंत्रणा कर रहे हो उस विषय में, तो या तो आप एक एक करके उनको पूछो उनका क्या मत है, या सबको एक साथ ओपन इट अप फॉर डिस्कशन. सबको जिसको जो लगता है वो सबका मत क्या है वो आप पूछ लो. तो इस तरीके से आप मंत्रणा करो. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं श्लोक नंबर 49, हेतुभिः च एषां मति प्रविवेकान विद्यात्. वो कहते हैं कि आप जो भी सुनो ना, आपको जो भी कारण बताते हैं, जो मंत्री हैं आपको कहे कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो कहते हैं कि इसके पीछे का हेतु क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, क्या थॉट प्रोसेस, उनके मन में क्या विचार चल रहा है, उसका भी पता करो कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं. व्हाट कुड बी, अगर कोई कह रहा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसका हेतु क्या है, वो ये बात बताने का. इज इट इन लाइन विद द सक्सेस पैरामीटर्स दैट वी हैड डिफाइंड? इज इट इन लाइन विद द इंटेंट ऑफ ये जो चीज हो रही है? इज इट इन लाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ द किंग? तो ये सब चीजें आप सोचो. और उनका थॉट प्रोसेस उस समय क्या रहा है कि अच्छा वो क्या सोच के ये बातें कह रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति है जो इनके मन में है, या वो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हैं, या जो भी कुछ. तो वो कह रहे हैं कि आप अच्छा किसी ने कह दिया इसलिए मान जाओ, ऐसे नहीं. किसी ने कह दिया तो ढंग से उस पर और आप विचार करो कि इसके पीछे का एग्जैक्ट हेतु, इसके पीछे का जो विवेक, मति प्रविवेक, जो मति उसके पीछे की जो बुद्धि जा रही है वो किस प्रकार जा रही है, और फिर जो आपको लगे कि हाँ ठीक है ये मेरे इंटरेस्ट में है, ये राष्ट्र के इंटरेस्ट में है, राज्य के इंटरेस्ट में है, और ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी उस समय उपयुक्त हो वो उसका विचार करके कहा गया है. तो उसके बाद आप तुरंत उसको अमल में लाओ, उसको आप तुरंत एक्शन में लाओ. तो उसके लिए वो क्या कहते हैं आगे, अप्राप्तार्थ कालम न अतिक्रामयेत. एक बार आपको सबके मंतव्य मिल गए, एक बार आपने सोच लिया कि अच्छा इसको ऐसे करना है, फिर उस चीज को कर डालो. फिर वो जो समय या जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसको वो आप इनकर ना करो, इन द सेंस कि कालम न अतिक्रमित, डिले मत होने दो उसको. जो जैसे करना चाहिए फटाक से कर लो. ऐसे नहीं कि अच्छा निर्णय हो गया, अब वो बंद बक्से में बैठा हुआ है, डिसीजन हो गया, फाइल पे साइन हो गई, अब फाइल पड़ी है ऊपर वो कबाट में, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो आप उसको भी अमल में लाते जाओ तुरंत. योर एक्शन शुड इमीडिएटली हैपन. ऐसे नहीं कि बकबक करके रह गया. इनफैक्ट वो दूसरी बात ये कहते हैं, न दीर्घ कालम मंत्रेत. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप डिस्कशन पे डिस्कशन करे ही जाओ, कोई निर्णय ही ना निकले. कोई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है. और हम जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसमें जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो तो बहुत ऐसे चलता है. हम क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी स्लो चलती है, धीरे चलती है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों को आपके साथ आपको मंत्रणा करनी होती है. फिर आप मंत्रणा पे मंत्रणा, इससे डिस्कस, उससे डिस्कस, फलाने से डिस्कस, वो चलते ही रहता है. उसके बीच जो समय करने का वो तो निकल जाता है. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक तो आप अपाप्तार्थ एक बार डिसाइड हो गया, फिर कालम नातिक्रमित, उसको जो डिले मत करो आप बिल्कुल, वो फटाक से कर दो. और दूसरा, इवन डिस्कशन, निर्णय लेते समय भी उसको बहुत ज्यादा लंबा मत खींचो. दीर्घ कालम बहुत लंबा खींच के मत करो. जो जितना टाइम चाहिए उस हिसाब से फटाक से निर्णय लो और एक्शन में लाओ. फिर वो कहते हैं, न च तेषां पक्षैः येषां अपकुर्यात्, न च तेषां पक्षैः
येषाम अपकुर्यात्। अगर सपोज आप ऐसा कुछ डिस्कशन कर रहे हो, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो कि हेड काउंट रिडक्शन, लोगों को निकालना पड़े ऐसी परिस्थिति आ गई हो, तो वो कह रहे हैं ऐसे लोगों को जिसको आपको पता है कि निकालने वाले हो, जिनका बुरा होने वाला है या जिन पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, आप बेसिकली जिसके पर्सनल इंटरेस्ट इमोशनली इन्वॉल्व हो उस बात में, नेगेटिव सेंस में, क्योंकि उनपे वो नुकसान होगा, ऐसे लोगों को आप मत इन्वॉल्व करो। क्यों ना करो? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिविटी पर असर होगा, है ना, बिकॉज वो लोग अपने इमोशंस उस बात में लाएंगे, पहली बात तो वो। दूसरी बात, वो ऐसी बात ही नहीं होने देंगे कि उनसे उसका नुकसान हो। दैट इंटरेस्ट विल कम फर्स्ट। तो वो कह रहे हैं ऐसे लोग जिन आपको पता है कि आपके निर्णय से, इस कोई भी निर्णय आप लो वो उन पर नेगेटिव असर करेगा, ऐसे लोगों को आप डिस्कशन के समय तो मत इन्वॉल्व करो। तो वो ये कह रहे हैं। नाउ इट कुड बी ओपन टू डिस्कशन डिपेंडिंग ऑन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे है, कौन सा टॉपिक है, क्योंकि किसी किसी इसमें जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उसको आपको इन्वॉल्व करना भी पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर तो वो चाइना जैसे हो जाएगा कि हमको अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो दूसरे दिन उठ के वो चला दिया बुलडोजर और पूरी जगह खाली कर दी। दैट इज वन एक्सट्रीम। द अदर एक्सट्रीम इज बरसों तक वो आप जगह पर एंक्रोचमेंट हो रखा है, उसको खाली ही ना करा पाओ पॉलिटिकल इसके कारण, पॉलिटिकल विम्स और पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण। So it has to be somewhere in the middle. That's what I'm saying. Basically, ये तो कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो, जिनके साथ मंत्रणा कर रही है कर लो, एंड फिर एक्शन में ले आओ तुरंत। This is what Kautilya said. Anyways, आगे फिर श्लोक नंबर 53। अब वो कह रहे हैं कि मंत्री परिषदम द्वादश अमात्यान कुर्वीति इति मानवाः। मानवाः मतलब मनु, जो ऋषि मनु थे, उनको उस स्कूल, अर्थशास्त्र के स्कूल को जो मानते हैं, वो कहते हैं कि मंत्री परिषद आपका कैसा हो। आप 3-4 मंत्रियों से करो, ठीक है, बट आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं, कि आपका मंत्री परिषद कितना बड़ा होना चाहिए, जिनके साथ आप बड़े डिसीजंस में उन सबको इन्वॉल्व करो। तो मनु कहते हैं कि आपका जो मंत्री परिषद है उसमें 12 अमात्य, 12 मंत्री होने चाहिए। तो बृहस्पति स्कूल वाले कहते हैं, जो बृहस्पति वाली स्कूल है वो वहां उसको फॉलो करने वाले लोग कहते हैं षोडशेति, 16, 12 नहीं, आपके इसमें 16 होने चाहिए। औशना शुक्राचार्य वाले जो है वो क्या कहते हैं, विंशति, 20 होने चाहिए। आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें या तो 12 होने चाहिए, या तो 16 होने चाहिए, या तो 20 होने चाहिए। आपको क्या लगता है कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? Anyone wants to go? मेहुल, क्यों 12? क्यों? कोई कारण स्पेसिफिक? एनीवे, सो एज वी नो, चाणक्य का क्या कहेंगे इस बात पे? अब हम चाणक्य को थोड़ा थोड़ा समझने लगे, तो चाणक्य क्या कहेंगे आपके हिसाब से? 12 because 20 is too many. Okay, what would Chanakya say, do you think? उनका व्यू क्या रहा है जनरली ऐसे मामलों में? उनके व्यू के हिसाब से तो अगर हम अभी का देखें, जो अभी हमने पढ़ा, कि ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके उनकी राय ले लो, या तो ये हो सकता है, या फिर एट द सेम टाइम 2 को नहीं, क्योंकि वो गैंग अप करेंगे, 3 को नहीं, डेमोक्रेटाइज कर लो प्रोसेसेस। तो आई थिंक हम यहाँ पे भी वोट ले सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने तब ये जो बात कही देवेगा, तब उन्होंने तब क्या कहा जो लोकेश जी कह रहे हैं कि सर देश काल वशे न, ठीक है, आप 3-4 लोगों के साथ करो जनरली मंत्रणा करते समय। एक तो मंत्रणा करते समय आप 3-4 लोगों को करो, पर आपका मंत्री परिषद कितना होना चाहिए, ठीक है। यू माइट नॉट इन्वॉल्व ऑल मंत्रीज इन योर डिस्कशन, बट इन जनरल मंत्री परिषद कैसे होना चाहिए? तो इवेंचुअली चाणक्य कहते हैं यथा सामर्थ्य इति, जैसी आपकी आवश्यकता हो और जैसे आपके पास लोग उपलब्ध हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि आपका मंत्री परिषद कैसे होना चाहिए। जैसे अगर आप एक छोटा सा राष्ट्र हो श्रीलंका वर्सेस आपका राज्य बड़ा हो महाभारत,
है ना। तो उसमें क्या आप इक्वल नंबर ऑफ मंत्री परिषद रखेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि काम ज्यादा है ना। अच्छा, दूसरी बात, मे बी एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपके पास जो लोग हो उनमें कुछ कैपेबिलिटीज ना हो, यू माइट वांट टू शेयर देम, या तो कुछ ऐसे लोग हो जिनको बस बहुत कैपेबिलिटी हो, तो यू माइट वांट टू क्लब सर्टेन फंक्शंस अंडर वन पर्सन, राइट। सो दिस इज देन बेसिकली गोइंग टू कि आपका जो ऑर्ग चार्ट है, उस ऑर्ग चार्ट में जो लीडरशिप पोजीशंस आपकी, जो सीएक्सओ पोजीशंस हम कहते हैं ना, सीईओ को फिर मदद करने वाले, तो वो सीईओ पोजीशन, सीएक्सओ पोजीशन कितनी होनी चाहिए? तो क्या किसी भी, लेट्स थिंक ऑफ इट फ्रॉम कंपनी पर्सपेक्टिव, है ना। तो क्या अगर रिलायंस के लिए जो सीएक्सओज, नंबर ऑफ सीएक्सओज, कोई कहे कि अच्छा यू हैव 12 सीएक्सओज, द सेम थिंग कैन इट अप्लाई ऑन अ मच स्मॉलर कंपनी, लेट्स से कौन सी है, कोई लोकल कंपनी जो, ठीक है, क्या उनमें वो सेम रहेगा? नहीं, इट विल डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ पीपल दे हैव। चाणक्य, as usual, his very practical self says यथा सामर्थ्यम इति। ऐसा कोई भी रूल में आप अपने आप को फिक्स मत करो, क्योंकि ये सब कॉन्टेक्चुअल होगा। तो उस समय आपको जितने आवश्यक हो वो आप रखो, पर व्हाट प्रिंसिपल्स टू फॉलो, वो उन्होंने पहले ही कहा था। प्रिंसिपल्स आप ऐसे फॉलो करो कि एज अ राजा आपका जो प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमेय जो काम है वो ढंग से निकल पाए। पहली बात तो वो जो भी कारण निकलने वो निकल पाए। दीर्घ काल तक मंत्रणा चलती रहे। अगर आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस होता रहेगा, यू विल नेवर अराइव एट अ डिसीजन। तो उतना भी मत करो, इतने कम भी मत करो कि आप पर गैंग अप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो ही इज बेसिकली सेइंग आप अपनी बुद्धि को तो यूज करना ही पड़ेगा। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल इन एनी सिचुएशन। देयर कैन बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स and there are guiding principles which he gives us, but he says eventually make it relevant to your situation. आपकी कंपनी, आपकी फैमिली, आपसे रिलेटेड जो भी काम है वो कॉन्टेक्स्ट और टाइम और कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर आप कोई भी निर्णय लो, कीपिंग थिंग्स इन माइंड कि यू डोंट वांट टू मच डिले, यू डोंट वांट टू मच कंसल्टेशन जिससे आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाए वगैरह वगैरह। क्लियर? मस्त है ना। मैं भी जैसे पढ़ती हूँ, I'm like wow यार, he's just too good, very practical, no confusion। तो हाँ, लोकेश जी was bang on। लोकेश जी अब चाणक्य के दिमाग में घुस के सोच पा रहे हैं। वैसे अमी जी, आजकल का जो चल रहा है, चाहे यहाँ का पॉलिटिक्स है चाहे दुनिया में कहीं का भी है, उससे सब समझ में आ रही है ना। हाँ। अब देखिए अपने आसपास के मुल्कों में जो चल रहा है, जिसको we don't have to go and name things, we know what we are talking about, क्योंकि दुनिया के एक कोने में आप है, एक में हम है, और इंटरनेट से नॉलेज इंफॉर्मेशन सबकी है। जी एग्जैक्टली। सो वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू डिपेंडिंग ऑन आवर सिचुएशन, आवर नीड्स, आवर रेलेवेंस। जो भी मंत्रणा करनी है वो हमें अपनी जरूरत और अपनी भलाई को देखकर करनी है। exactly. जो अभी हम लोग ने देखा एग्जाम्पल वहां पर। जी। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ते ही अस्य स्वपक्षम परपक्षम च चिंतयेयु। आपका मंत्री परिषद कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, यथा सामर्थ्य आपका जो मंत्री परिषद हो उसको आप बना लो एज यू नीड इट। और फिर क्या, एंड देन ही से वो जो मंत्री परिषद है उनको क्या करना चाहिए, उस मंत्री परिषद का काम इंपॉर्टेंट है, कितने भी लोग से ज्यादा उनका काम क्या है, स्वपक्षम परपक्षम च चिंतयेयुः। व्हाट शुड दे डू, दे शुड थिंक अबाउट आवर साइड। यार म्यूट पे जाएंगे क्या प्लीज, सॉरी। कि स्वपक्ष अपने पक्ष और परपक्ष जो एनिमी साइड है या दूसरी साइड है, होलिस्टिकली इन सारी बातों का ये करें कि अपने लिए क्या अच्छा बुरा है। यस, हम जो करेंगे उनसे सामने वाले क्या रिएक्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका असर हम पर क्या होगा। तो वो सारी बातों की, अपनी और दूसरों की सारी चीजों का वो ध्यान में रखे, उस बारे में वो जब भी निर्णय करे या वो मंत्रणा करने के लिए जब आए तब इन सारे पहलुओं को दिमाग में रखे करते समय। पहली बात वो। फिर दूसरे उनका क्या काम है, मंत्रणा कर जो मंत्री परिषद है वो मंत्रणा को सफल बनाने के लिए, और किन टाइप की मंत्रणा के लिए, तो वो कहते हैं अकृत आरंभ
आरब्ध अनुष्ठानम अनुष्ठित विशेषम नियोग संपदम च कर्मणाम कुर्युः। वो मंत्रियों को क्या काम करना चाहिए, पहले तो होलिस्टिकली हर चीज के हर पहलू के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, जो काम नहीं शुरू हुए, क्योंकि मंत्रणा कर रहे हो तो किसी चीज के लिए कर रहे हो ना, किसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो, किसी काम करने के लिए, एक्शन के लिए कर रहे हो, तो जो नहीं शुरू हुआ है, अकृत, विच हैज नॉट बीन डन, आरंभ, उसका आरंभ करो। जो नहीं शुरू है उसका आरंभ करो। आरब्ध अनुष्ठानम, जो शुरू हो चुका है उसको कंटिन्यू रखो। एंश्योर कि वो सही से अपने टाइम से, टाइमलाइन के हिसाब से, वर्क प्लान के हिसाब से, रिस्क जो है वो सबको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता रहे। कंटिन्यूटी ऑफ टास्क, जो चल रहा है, जो ढंग से चल रहा है, उसमें एंश्योर करो कि जो वो इम्प्रूव होता रहे, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो हम 6 सिग्मा की बात करते हैं ना। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली यू वांट द बेस्ट रिजल्ट आउट, तो वो इम्प्रूवमेंट उसमें चलता रहे। अनुष्ठित विशेष, वो और बेटर होता रहे और उसमें अच्छा ये चीजें आती रहे। कोई भी स्लिपेजेस हो रहे हो तो वो ना हो, कोई भी लीकेजेस हो रहे हो तो वो ना हो, कोई भी डिलेज आ रहे हो तो उसको मैनेज करो। तो जो चल रहा है उसमें इंश्योर करो कि आप उसको स्मूथली पार पड़ रहा है। इट इज टू इट्स बेस्ट ऑफ इट्स टू द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन दैट इट शुड बी। और नियोग संपदा, एंड ऐसे जो काम है जो अच्छे से चल रहे हैं, इवेंचुअली टेक इट टू एक्सीलेंस। तो जो कार्य सिद्धि है, वो कार्य सिद्धि एक्सीलेंट नियोग संपदा, जिससे आपका योगक्षेम हो, उस प्रोजेक्ट से जिनका जो भी उद्देश्य पार पड़ना हो वो एक्सीलेंटली पार पड़े, टू द बेस्ट ऑफ एवरीवन्स एबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स दैट इज एक्सपेक्टेड। ऐसे काम जो है वो मंत्री परिषद को करते रहने चाहिए। फिर राजा को कैसे करना चाहिए, राजा को ये काम कैसे निकलवाने चाहिए, करवाने चाहिए मंत्री परिषद से। तो वो कहते हैं, आसनैहि सह कार्याणि पश्येत्, अनासनैहि सह पत्र संग्रहपणेन मंत्रेयेत्। कि जो आपके पास है, जो आपके आसपास जो मंत्री बैठे हैं, उनके तो आप साथ साथ काम करो, डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व विद देम, उनसे बातचीत करो, जाओ सुपरवाइज करके आओ प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सब आप करते रहो डायरेक्टली उनके साथ। आसन नहीं मतलब आपके पास जो है, जो आपकी प्रॉक्सिमिटी में। और जो आपसे दूर है, अनासन नहीं, जो कहीं दूर दूर है, कहीं गाँव में दूर है, जहां पर आप रोज आना जा सको, तो भी उनके कार्य की जांच पड़ताल, उनके कार्य का सुपरविजन तो ठीक, बट एटलीस्ट चेक इन कि क्या चल रहा है क्या नहीं, प्रोजेक्ट ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है। वो जो है ना कि अपडेट्स लेते रहो, वो अपडेट्स जो पास है उनसे तो आप डायरेक्टली लो, जो दूर है उनको पत्रों के द्वारा आप अपडेट्स लेते रहो। सो डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग। एज अ राजा यू हैव टू एंश्योर कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। जहां पर आपको लगा कि नहीं अच्छा अभी यहाँ मुझे बीच में आना चाहिए, मेरा यहाँ होना आवश्यक है, डिसीजन लेना आवश्यक है, वहां आप आते रहो एंड एंश्योर यू आर ओवरलुकिंग एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन द राष्ट्र या राज्य जो। तो एक इससे रिलेटेड एक ये है कि मैं 2010 में बेन में थी, कंसल्टिंग कर रही थी, और हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। फिक्की के साथ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हमको अलग अलग राज्यों में जाकर कुछ पैरामीटर्स पर स्टडी करना था कि जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा था। तो मेरे को महाराष्ट्र और गुजरात दिए थे, क्योंकि आई स्पीक मराठी गुजराती दोनों बोलती हूँ, तो इसलिए मुझे ये दो दिए थे, और उस हिसाब से हम सबके बीच स्टेट्स डिवाइडेड थे। तो मुझे याद है मैं जब गुजरात में थी एंड तब मोदी जी को वहां पर क्या ही वॉज 2002 से हैं तो 8 साल मंत्री इसमें आ गए थे। और वो ऐसा भी टाइम था जब ऑफकोर्स 2002 का भूत तो अभी भी था, लोग वही बात कर रहे थे, पर गुजरात में चेंजेस भी आने लगे थे। और मुझे उनसे तो नहीं मिलना था, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनसे मुझे बात करनी थी। तो जनरली एक ऐसा इमेज था कि अरे वो तो डिक्टेटर है, किसी की बात नहीं मानते, खुद को करना होता है वही करते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक IAS ऑफिसर थे जिनसे मैं बात कर रही थी, एंड मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, जो मुझे पूछना था Q&A जो था वो हो गया। फिर मैंने कहा कि अच्छा अब मैं ऑफलाइन इस विषय में बात करूंगी, मैं ये मेरे काम के लिए नहीं, मैं अपनी समझ के लिए समझना चाह रही हूँ कि सब कहते हैं कि वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, डिक्टेटर है, फिर भी हम देख रहे हैं कि गुजरात के रास्ते इतने अच्छे हैं, इतना कुछ हो गया, पानी पहुंच गया, ये वो। तो इसमें क्या ये है, मतलब लोगों को तो गुस्सा होना चाहिए अगर वो ऐसे डिक्टेटर जैसी बात कर रहे हैं। तो हाउ इज ही रियली मैनेजिंग, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ ही मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स, इतने सारे काम कैसे हो रहे हैं। तो वो हंसने लगे और वो कहते हैं कि he's like, देखो ऐसा है ना कि सबको क्या है, सबको पावर चाहिए, फिर वो मिनिस्ट्री हो, बाबू लोग हो, सबको पावर चाहिए, पर दे वांट पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, है ना। तो अपने को कोई पूछे कुछ ना, पावर मुझे सब कुछ हो, बट अगर कुछ गलत जाए तो मेरे पे अकाउंटेबिलिटी ना।
इस तरीके से लोगों को काम करना होता है और इस तरीके से ही काम करने की आदत लोगों को हो चुकी थी सिस्टम में। He said, मोदी जी ने आके क्या किया? He said, ऐसा नहीं है कि मोदी जी decides for everybody. He lets everybody decide, but he ensures that they decide. They cannot not decide. ऐसा कि अच्छा जैसे है कि कालम ना अतिक्रमे, डिसीजन आपको जो लेना है लो, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको वो पावर है कि आपको जो डिसीजन लेना है लो, परंतु आप डिसीजन लो ही ना, ये नहीं चलेगा। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, वो शायद गलत भी हो तो डजंट मैटर, वी लुक थ्रू इट, है ना। और जो डिसीजन किया है उसके बाद अगर आपने काम शुरू किया है तो उसका रेगुलर अपडेट्स भी होगा। तो मुझे याद है अभी तो चलो जूम एंड ऑल दैट हैज बिकम वेरी कॉमन, अब तो हमको आदत सी हो गई है हर चीज में जूम मीटिंग्स ये वो। उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मोदी जी के इसमें ये होते थे कि जिले डिस्ट्रिक्ट के जो IAS ऑफिसर्स कलेक्टर्स वगैरह होते थे उनके साथ वो रेगुलर बेसिस पर उस समय इनपुट्स और अपडेट्स लेते थे कि जो पास है उनसे तो आप डायरेक्टली बात करते हो, पर जो दूर है उनके द्वारा, चाणक्य कह रहे पत्रों के द्वारा आप कंटिन्यूस अपडेट्स लेते रहो, कीप ओवरसीइंग इट रेगुलरली थ्रू लेटर्स। अब लेटर्स नहीं तो देयर वी हैव ऑलरेडी हैड दिस टेक्नोलॉजी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले। तो उस तरीके से वो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट गांव में जो कलेक्टर्स होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, उनसे अपडेट लिया करते थे। तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से ये हुआ है और इसीलिए ये जो ग्रीवियंस सेल बहुत स्ट्रांग था कि लोग आके अपनी बातें करते थे। एंड ये जब उनके जो मंथली मीटिंग्स होते थे मोदी जी के डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ, तो वो जो ग्रीवियंस जो आए होते थे लोगों के कि उस डिस्ट्रिक्ट से, तो वो भी लेके बैठते थे। सो देयर वुड बी समबडी इन चार्ज ऑफ जस्ट लुकिंग एट दोस ग्रीवियंसेस, और वो फिर मोदी जी उन कलेक्टर्स के साथ बात करेंगे कि अच्छा भाई इसका क्या हुआ, इसमें आगे क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो अगेन जस्ट शेयरिंग, बिकॉज उस समय आई थिंक बहुत कम स्टेट्स ऐसे थे जिसमें इस तरीके से अपडेट मैकेनिज्म वगैरह चलता था। मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू एंश्योर कि प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो। प्लान तो हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन में ही हर बार लग जाती है, रह जाती है बात। तो एनीवेज जस्ट थॉट आई शेयर। तो और मैं दो तीन इसमें है, आई विल जस्ट रीड दैट, फिर देन वील ओपन दिस अप फॉर डिस्कशन। या तो उसके आगे फिर 60 सेकेंड। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ये बहुत ही मस्त लगा ये इस चैप्टर में। कौटिल्य कहते हैं इंद्रस्य ही मंत्री परिषद क्षीणाम सहस्त्रम। इंद्रस्य ही मंत्री परिषद क्षीणाम सहस्त्र। वो कहते हैं इंद्र का जो मंत्री परिषद था उसमें सहस्त्र लोग थे, सहस्त्र मतलब 1000, ठीक है। फिर वो कहते हैं सह तच्चक्षु, वो जो मंत्री हैं, जो 1000 मंत्री, वो इंद्र के चक्षु है, आंख जैसे। जो हमने देखा था कि राजा जो है उसके एक तो स्पाइज है, स्पाइज और मंत्री जो है उनके द्वारा राजा काम करते हैं, राजा अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं ये जो मंत्री है सहस्त्र मंत्री इंद्र के, वो उनकी आंखों जैसे है। तस्मादिदम द्वयक्षम सहस्त्राक्षम आहुहु। तो वो कहते हैं इसलिए वैसे तो इंद्र के द्वयक्ष, 2 ही आंखें हैं, पर उनको सहस्त्राक्ष कहा जाता है। आप सब जानते हो इंद्र का जो दूसरा नाम है उसको सहस्त्राक्ष कहा जाता है इंद्र को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इंद्र को सहस्त्राक्ष क्यों कहा जाता है तो उनको 2 ही आंखें, पर उनको सहस्त्राक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो मंत्री परिषद है, जो मंत्रियों के द्वारा वो इस विश्व का संचालन करते हैं, वो 1000 उनके मंत्री है। नाउ आई फाउंड दिस वेरी फैसिनेटिंग। मतलब चाणक्य भी मेटाफॉर्स को समझते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि नहीं एक्चुअली कोई इंद्र भगवान ऊपर बैठे हुए हैं जिनकी 1000 आंखें हैं। वो इसको मेटाफॉर है, वो समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं उनको 1000 आंखें क्यों कहा गया है। तो 2 ही आंखें, मनुष्य जैसी 2 ही आंखें हैं, पर 1000 इसलिए कहा गया है क्योंकि वो आंख, जो हर मंत्री जो उनका है वो उनकी आंख है, तो इसलिए उनका नाम सहस्त्राक्ष ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा आगे वो कहते हैं, बस वी आर एट द एंड ऑफ द ये, आत्यायिके कार्ये मंत्रिणो मंत्री परिषदम आचाह्य ब्रूयात। आत्यायिके, कोई अर्जेंट काम हो, कोई सीरियस काम हो, कोई कैलामिटी जैसे आ गया हो, तो उस समय क्या करो, इन टाइप का जो आत्यायिक जो अर्जेंट काम आ गए हो उसमें मंत्री परिषद को बुलाओ। अच्छा अब तक वो कह रहे थे कि जब आप मंत्रणा करते हो कोई भी एक निर्णय करने के लिए, तो आप 3, 4, 5 जितनी आवश्यकता हो उतने लोगों को बुलाओ। But there are some decisions which are beyond that, जो बहुत बड़े हो, जो राष्ट्र लेवल के हो, उसमें आपको सबको बुलाना पड़ेगा, छोटी छोटी टीम्स में नहीं चलेगा।
ठीक है। अच्छा, नाउ टेक दिस एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन दिस फर्दर। आप देखो ना, तो एक कंपनीज में, वो आप सबको ज्यादा शायद यू माइट रिलेट टू इट, कि कंपनी में बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, है ना। तो बोर्ड मेंबर कुड बी 10, 12 व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। अब ये बोर्ड मेंबर्स एक और छोटी छोटी टीम बनाते हैं, कि जैसे फाइनेंस में कोई दिख रहा होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए कोई और होगा। तो इन बोर्ड मेंबर्स में से एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के साथ वो लोग 3-4 ऐसे छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाएंगे, और उन स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो छोटे ग्रुप्स में बात हो जाएगी और डिसीजंस हो जाएगा। बट देयर माइट बी अदर सच मीटिंग, जैसे ओवरऑल एनुअल अपडेट हो, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन हो, या ओवरऑल ग्रुप स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन हो, रीस्ट्रक्चरिंग का डिस्कशन हो। इसमें सब लोग एकत्रित आते हैं। कॉर्पोरेट सेटिंग में भी, पॉलिटिकल सेटिंग में तो होता ही है, बट कॉर्पोरेट सेटिंग में भी, इवन इन आवर वर्क वी सी, राइट। तो वो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि हर डिसीजन के लिए आपको सबको एकत्रित लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे तो ऑफकोर्स वो टाइम लगेगा, और सबके इनपुट्स की भी आवश्यकता आपको नहीं है। यू ओनली नीड स्पेसिफिक पीपल हु आर डीप इनटू दैट टॉपिक। तो आप उनके साथ मंत्रणा करो। पर ऐसा कोई है जो राष्ट्र, जो अर्जेंट हो, जो कैलामिटी से डील करने वाला हो, या ऐसा कोई मामला आ गया हो, तो वहां आप सबको लाओ, वहां सबके इनपुट्स मैटर करो। और उस समय फिर क्या करो, वो कहते हैं तत्र, तब, वहां पर, यद भूयिष्ठाः कार्य सिद्धिकरम व ब्रूयुः तत् कुर्यात्। उस समय वो कहते हैं कि ओवरऑल जब ऐसी सिचुएशन आ गई हो जो एकदम अर्जेंट हो, जो एकदम कैलामिटी वाली हो, अनफॉरसीन हो, लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट वाली जो परिस्थिति आ गई हो, उसमें फिर आप सबको साथ लाओ, और उसमें से अधिकतर जो मेजॉरिटी कहती है उसमें वो बात आप सुनो, बिकॉज उसमें किसी एक का डिस्कशन नहीं चल सकता। यू हैव टू गेट ऑल ऑफ देम इनटू कॉन्फिडेंस एंड डू अकॉर्डिंग टू व्हाट मेजॉरिटी ऑफ देम फील इज द राइट थिंग टू डू। तो वो आप मेजॉरिटी के हिसाब से जो वो कह रहे हैं कि राष्ट्र देश के लिए ये अच्छी बात है, उसको डू इट दैट वे। पूर्वतः हैविंग डन दैट, हैविंग डिसाइडेड कि आपको क्या करना है इन सिचुएशंस में, फिर आप क्या करो, न अस्य गुह्यं परे विद्युः छिद्रं विद्यात् परस्य च। गुह्यम, न अस्य गुह्यम परे विद्युः, परे मतलब दूसरे, अस्यम अपना जो ये गुह्य निर्णय लिया गया है मंत्री परिषद के साथ कि ऐसा ऐसे ऐसे करेंगे, वो परे, वो सामने वाले को, दूसरे राज्य को, जो भी आपके एनिमी है, जो भी, उनको पता ना चले। परंतु उनके जो छिद्र हैं, सामने वालों के जो वीक पॉइंट्स हैं, लीक्स हैं, होल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो आप पता करो। गुहेत कूर्म इव अंगानी यस्यात विवृत आत्मनः। गुहेत कूर्म, गुहेत कूर्म, कूर्म मतलब टॉर्टोइज जो होता है ना, उसको कूर्म बोलते हैं। टॉर्टोइज क्या करेंगे, वो जब सो जाते हैं ना टॉर्टोइज, आप देखो वो एकदम अपने जो शेल है उसके अंदर अपने हाथ पैर सब छुपा लेते हैं। तो ऐसे आपको अगर दूर से देखो तो लगता है पत्थर पड़ा हुआ है वहां पे से। तो वो कहते हैं कि जैसे एक कूर्म, एक टॉर्टोइज जो है, वो अपने सारे अंग अपने अंदर छुपा लेता है ताकि किसी को कुछ दिखे ना, वैसे ही राजा को भी इंश्योर करना चाहिए कि अपने ये जो मंत्रणा जो सारी होती है, जो कुछ एक्सपोज होने का डर हो, उसको वो कूर्म के जैसे अपने अंदर संभाले, अपने राज्य के अंदर, अपने मंत्री परिषदों के अंदर, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। फिर आगे वो कहते हैं लास्ट पॉइंट, यथा ही अश्रोत्रियस्य श्राद्धं न सतां भोक्तुम् अर्हति एवं अश्रुत शास्त्रार्थो न मंत्रम श्रोतुम् अर्हति। वो कैसे, ऐसे कोई ब्राह्मण हो ना जो वेद पाठ ना जानते हो, जो वेद पाठ ना जानते हो, जो कर्मकांड ना जानते हो, उनको आप अपने घर पे अगर श्राद्ध हुआ है तो उनको आप श्राद्ध के लिए नहीं बुलाओगे। यू विल नॉट कॉल सच अ ब्राह्मण होम फॉर श्राद्ध, बिकॉज उनको कुछ आता करता ही नहीं है। उनको जो कर्मकांड करना चाहिए वो सब आना चाहिए, और वैसा तभी आपका श्राद्ध सफल होता है, ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे ऐसे जिनको आता वाता नहीं है कुछ, उनको आप जैसे श्राद्ध के लिए भी नहीं बुलाते, उसी हिसाब से आपके मंत्री अगर उस स्पेसिफिक साइंस, अर्थशास्त्र या जो भी उनसे रिलेटेड एक्सपर्टीज व्हिच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, सॉरी, अगर वो उनको ना आता हो, उनको ना समझ आता हो, या वो उतने समझ, उस एक्सपर्टीज उस टॉपिक के विषय में उनके पास ना हो,
तो ऐसों के साथ आपको मंत्रणा नहीं करनी चाहिए, ना ही उनकी बात माननी चाहिए. So then again it goes back to having the right kind of people, qualified enough, smart enough to give the inputs. You should have that kind of people जिनके साथ आप मंत्रणा करते हो. तो यहाँ समाप्त हुआ 15वां अध्याय मंत्रणा पर. इसके बाद हम जाएंगे एम्बेसडर, दूत प्रतिनिधि पर. वो शुरू करने से पहले इस विषय में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और एग्जाम्पल्स आपको कहना हो करना हो, देन वी कैन डेफिनेटली डिस्कस. किसी को कुछ भी कहना. एनीवन evokes any thoughts? कोई विचार आपको आए, कोई सिमिलर सिचुएशन, कोई एग्जाम्पल हो मन में. आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा हो कि किस तरीके से होता है. क्योंकि इवेंचुअली हम देखें ना तो हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं बट हम लोग कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है ना. दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कोई अलग थोड़ी है. इवेंचुअली दैट्स वेयर इट कम्स टू कि लीडर कहीं का भी हो, हम सब लीडर है. अपने फैमिली का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है. ये सबके लिए लागू होता है. तो हम ये जो पढ़ रहे हैं दैट हैज टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड टू आवर ओन सिचुएशंस rather than thinking of it as अरे ये तो और है, ये तो राजा के लिए है या प्रधानमंत्री के लिए है या तो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल लेवल के लिए है. ऑफ कोर्स उसके लिए है. वो समझने में, एनालाइज करने में डेफिनेटली अपने को काम आएगा, या ये सोचने में कि किस परिस्थिति में कौन सा एक्शन होना चाहिए. बट ये ज्यादा रियल, ज्यादा एप्लीकेबल तब होगा जब हम उसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे रिलेशन में कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते. जी प्रदीप जी. So I think you're right. मैं भी यही कह रहा था कि I think this is more of applied everywhere and anywhere, and these are absolutely foundational fundamentals, and these don't change, be it personal, professional, corporate, or for that matter politics. The way Chanakya has evolved his entire thesis. So this is absolutely fundamental, and I've myself experienced that whenever you apply these fundamentals, you never go wrong. So I think these are very critical to know, and I think it's very nice to know that the detailing the way he has done, and you rightly said at that point of time also thinking so detailed and deep, it really surprises me. Yeah, that's all. I think that's my point of view. No, fair enough. Fully agree with you. मैं भी पढ़ती तो मुझे यही लगता है कि अच्छा, मतलब और कितना वैसे देखा जाए तो सूत्र जैसे बहुत ही छोटे इसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है. बिल्कुल एक शब्द का भी को भी वेस्ट करते समय हमने वो शुरुआत में देखा था ना कि उन्होंने कैसे लिखी थी, किस तरीके से उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी. तो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, जितना उपयोग है उतने ही शब्दों को का उपयोग करके. तो हाँ, करेक्ट. I think the last point which you said, right, you always has to keep like a kurma, right, like a tortoise, right? So I think I was trying to recollect the person who played Chanakya, right, Chandraprakash Dwivedi. If you've seen Chanakya, in the entire series he doesn't laugh at all. He keeps a very serious face. That reminds me of my bosses as well. They have taught me a lot, but then it is very difficult to keep a serious face despite knowing what are you going through or what are you headed towards, but keeping that neutral face is very difficult. So I think it's all learning. Yeah. Absolutely. Anybody else? We can move on otherwise. ठीक है, तो अभी अगला चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं केवल, फिर अगले सेशन में से खत्म करेंगे. तो यह है दूत प्रतिनिधि. सॉरी, दूत प्रतिनिधि. अच्छा, दूत हमने देखा 4 या 17 या ये सब जो है वो स्पाइस की बात थी. अब वो दूत की बात करें. दूत मतलब क्या, जो हम एम्बेसडर्स कहे, एनवॉयस कहे, मैसेंजर्स कहे, हु आर, जो एक पोजीशन होल्ड करते हैं, जो हमारे कॉन्स्यूल्स, अगर आज के बात में हम कहें, जो आज के कॉन्स्यूल्स हमारे हैं, जो और देशों में जाकर हमारे एम्बेसी में काम करते हो, हु रिप्रेजेंट आवर कंट्री इन द फॉरेन कंट्री, जिनकी ऑफिशियल पोजीशन है, जिनका ऑफिशियल स्टैंडिंग है. ठीक है, तो इनके साथ आप कैसे इनको आप कैसे अपॉइंट करो,
इनके क्या रोल्स है उस बारे में अब बात कर रहे हैं चाणक्य कि मतलब आप देखो कि ये जो फॉरेन एम्बेसडर्स रखना, दूध भेजना, ये तब से चल रहा है। ऑफ कोर्स ये तो हमने रामायण में भी देखा है ना, महाभारत में भी देखा है कि लोग दूत बन के जाते हैं, बट हमने देखा है वो केवल नेगोशिएशन के समय जाते हैं कि जब श्री राम और रावण को कुछ बात करनी हो तब एक बार वो दूत बन के हनुमान को भेजते हैं, एक बार अंगद को भेजते हैं, या जब 13 वर्ष के वनवास के पश्चात महाभारत में जब बात हो रही हो कि अच्छा वनवास हो गया, अब इंद्रप्रस्थ वापस दो, तब वो पूरा नेगोशिएशन राउंड चलता है और दूत एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। दैट इज वन वे विच आर टेम्पररीली वो मैसेंजर बन के जाए। परंतु अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसमें तो ये प्रॉपर एक काम है राजा का कि दूत को रखे सामने वाले जो राजा है, जो फॉरेन कंट्रीज या जो भी उस समय के जो पर राष्ट्र पर राज्य थे वहां पर दूत को स्टेशन करके रखे। ठीक है, जैसे आज होता है, तो उस समय जो नेशन स्टेट्स या जो भी उस समय के जो जनपद थे, तो जो बड़े बड़े राजाओं के इसमें अपने दूत हुआ करते थे और इसका क्या काम है तो उसके बारे में उन्होंने बताया। तो वो कहते हैं, दिस इज अब पेज नंबर हम है 59 पेज पे है और बस पहला ही श्लोक, उद्यत मंत्रो दूत प्रणिधि। आपने डिस्कशंस डेलिब्रेशन पे अभी बात कर ली, हमने डिसीजन ले लिए या उस पर बात हो गई। अब दूतों को कैसे अपॉइंट करें, उनका क्या है उसके बारे में बात करें। अमात्य संपद उपेतो निसृष्टार्थ। अमात्य संपद उपेतो, जब हमने अमात्यों की नियुक्ति की बात कही थी तब हमने देखा था कि एक अमात्य में कैसे कैसे गुण होने चाहिए, इस विषय में हमको चाणक्य ने बताया था, कौटिल्य ने बताया था। वो हमने देखा था ना, कुछ जो 20 प्लस उन्होंने बताए थे कि इतने जो है ये क्वालिटीज, ये वर्च्यूज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अमात्यों में होने चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य या ऐसा आपका जानपद वाला ऑफिशियल या ऑफिसर जिसमें वो सारे अमात्य वाले सारे गुण जिसमें हो और जिसको आप दूत के जैसे नियुक्त करने वाले हो दूसरे राष्ट्र में, उसका क्या उनको क्या कहा जाता है, निसृष्टार्थ। ठीक है, अच्छा तो और क्या है वो कैटेगरीज हम देख लेते हैं, फिर वीर सी उसमें फर्क क्या है। पाद गुणहीन, अगर उसमें से पाद मतलब 1/4, अगर उसमें से 1/4 भाग ना हो, सिर्फ 3/4 गुण हो कंपेयर टू जो अमात्य की गुण की सूची भी हो, तो उनको क्या कहेंगे, परिमितार्थ। परिमित मतलब लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप रिलेटेड टू व्हाट, द पहला वाला जो बताया है ना। और अर्ध गुणहीन, आधे गुण जिसमें ना हो, केवल आधे ही गुण हो, तो उसको क्या कहेंगे, शासनहर। अब इसमें फर्क क्या है, तो अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम जानते हैं कि एक एम्बेसडर होते हैं। एम्बेसडर कौन होता है, ही इज द हाईएस्ट डिप्लोमेट, हाईएस्ट IFS ऑफिसर, या sometimes not IFS but highest ये, who represents the country in a official position और जो वहां हो, है ना। तो they have power of negotiation। अगर जो राजा है उसके बिहाफ पे वो सामने वाले राष्ट्र के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं in a larger capacity। ठीक है, they represent the king, they represent the nation where they come from। निसृष्टार्थ इनको कहा जाता है। परिमितार्थ वो है जो हाईएस्ट फॉर्म के ना हो पर वो डिप्लोमैट हो, ठीक है, जिसको एनवॉय ये कहा जाता है। तो ये डिप्लोमैट है, पर इनका जो स्कोप ऑफ नेगोशिएशन जो है कि वो सामने वाले राजा या राष्ट्र या देश के साथ कर सके, दैट इज रादर लिमिटेड। देयर विल बी एरियाज, कुछ ऐसी ये होंगे परिस्थितियां होंगी, कुछ ऐसे विषय होंगे जिसमें उनको नेगोशिएट करने का उनको अधिकार होगा, पर एम्बेसडर जो है उनको और ज्यादा अधिकार होगा नेगोशिएट करने का। एंड जो शासनहार है, शासनहर जिसको कहा गया है, वो केवल मैसेज पहुंचाते हैं, जैसे मैसेंजर का काम करते हैं। उनका काम नेगोशिएशन करना ये कुछ नहीं है, बेसिकली उनका काम है इस राजा ने मुझे मैसेज दिया है, वो मैं उधर जाके दे दूं, वहां से मैसेज जो है वो मैं इधर आके ले लूं। ऑफकोर्स वो भी स्मार्ट होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज समझ पाए, परिस्थिति समझ पाए, कॉन्टेक्स्ट समझ पाए,
वो सब तो होना ही चाहिए उसमें, बट उनको नेगोशिएशन का कोई उनको अधिकार भी नहीं है और उनसे एक्सपेक्टेड भी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम में भी उन्होंने ये जो दूत है उसमें भी अलग अलग प्रकार, गिवन द स्कोप ऑफ वर्क, ये तभी भी था, उसको भी उस तरीके से कैटेगराइज किया गया। तो अभी ये जो एम्बेसडर्स हैं उनके क्या काम होने चाहिए, तो आई विल जस्ट शेयर अ फ्यू स्लाइड्स एंड देन वी कैन एंड, और फिर उसका नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे। आपको दिख रहा है ना ये? तो वो कहते हैं टास्क एक्सपेक्टेड ऑफ अ दूता, कि हमेशा दूत का क्या, पहली बात तो वही कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, मैसेजेस पहुंचाना, मैसेजेस लेके आना, ये तो सबसे बड़ा काम हर एक दूत का है। he is a representative, he or she is a representative of the nation where they come from into the host country where they are a part of. तो जब वो उस राजा से, उन राजा से बात करे, तब ये सिनारियो क्लियर होने चाहिए कि अच्छा मुझे ये मैसेज दिया है, मैं देख रहा हूँ, उतना केवल उतना काफी नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि अच्छा अगर मैं ये कहूंगा और सामने वाले जो है उसको ऐसा उत्तर दे देंगे, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए। अगर सामने वाला जो है मेरी इस बात का इस तरीके से उत्तर दे, तो मुझे उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये सारे जो सिनारियो के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, वो सबका आपको विचार करके रखना चाहिए, वो एक्सटेम्पोर नहीं हो सकता, यू हैव टू थिंक थ्रू इट। ऑफ कोर्स इसके बाद भी कुछ चीजें एक्सटेम्पोर होगी, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि आपने ये सब परिस्थितियों के बारे में सोच रखा हो, क्योंकि कई बार आपके भी जीव को, आपका जीव भी खतरे में हो सकता है ना, इसके कारण आपको भी भय हो सकता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो। प्लस क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए आप पर वो जो कर्तव्य जो आप पर है वो और भी बढ़ जाता है, वो भार और भी बढ़ जाता है। तो एक तो वो कि आप हर सिनारियो को, परिस्थिति के बारे में आप ध्यान रखो, उसको सारी चर्चा विचारना पहले ही करके रखो। दूसरा, ऐसे नहीं कि वहां चले गए, आप जब जाते हो तो ढंग से ढंग से वेल इक्विप होके जाओ, क्योंकि हमने देखा था स्पाइस जो होते हैं, अगर आप दूध भी बन के आते हो तो सामने वाले जो राजा है वो आपके पीछे स्पाई किसी ना किसी फॉर्म में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। इसलिए आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जब जाते हो तो आपके साथ, आप अकेले चले जाते हो ऐसे नहीं, आपकी जो जरूरतें, आवश्यक वस्तु है आपके साथ हो, आवश्यक लोग आपके साथ हो, जो आपके घर पे काम करने वाले हो, जो आपके लिए काम करने वाले हो, ये सब, तो इनको भी आपको साथ लेके चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप वहां से नियुक्त करोगे, यू नेवर नो किसको आप नियुक्त करने वाले हो, तो आपको सबको लेकर जाना है, एटलीस्ट एज फार एज पॉसिबल। फिर वहां जाके केवल राजा से बात करनी है ऐसे नहीं, तो आपको ये भी सोचना है कि कौन कौन आपको काम में उस जगह, उस राष्ट्र के विषय में सही से इंफॉर्मेशन दे सके, काम के वक्त काम आ सके, ऐसे लोगों को साथ आपको, जो हम नेटवर्किंग की बात करते हैं ना, तो वो नेटवर्किंग आपको करके रखनी है। तो ऐसे कैसे लोग हो, जो भी गार्ड्स हो, सिपाही हो, जो आर्मी के इसमें हो, गार्ड्स हो, आप जब उस राज्य में एंटर करते हैं तो वो वहां पर भी नगर है, गांव है, ये सब, तो जो इम्पोर्टेंट गांव हो जहाँ से आपका आना जाना नियमित होता हो, तो उन सबका जो गार्ड्स है, वहां सबके जो ऑफिशियल्स हैं, जो राजमहल जहाँ पर है वहां के जो ऑफिशियल्स और गार्डियंस, जो गार्ड्स हैं, उनके विषय में उन सबके साथ, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, जो महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स हैं उस राष्ट्र के, उस सबके साथ आपको अच्छे टर्म्स पे होना है, उस सबको आपको जानना है, उन सबके साथ अच्छी नेटवर्किंग करके रखनी है ना। जो आज भी इट्स इंट्यूटिव, क्योंकि आपको काम के समय काम भी निकलवाना है, इंफॉर्मेशन भी आपको उन्हीं से चाहिए, आपका काम भी उन्हीं के द्वारा होगा, इफ यू आर ऑन गुड टर्म्स विद दैम। तो ये फिर तीसरी बात। फिर क्या, आप जब जा रहे हो तो आपको केवल वो राजा से बात करके, नेटवर्किंग करके, दारू वारू पी के वापस आना, ऐसा नहीं है। आपको उस राष्ट्र को एकदम ढंग से जानना है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आज अगर वो फ्रेंडली भी है तो कल क्या परिस्थिति होगी, है ना। तो उस राष्ट्र का टेरेन कैसा है, भूमि वहां पे कैसी है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ पर्वत है, जंगल है, कहाँ पर खुली जमीन है। अगर किसी वॉर की परिस्थिति आती है, अगर युद्ध की परिस्थिति आती है,
एंड कुड बी एनीवेज, वो लोग हम पर अटैक करें, हम उन पर अटैक करें, कुड यू माइट नीड इट, राइट, उसकी पॉसिबल है वो बहुत वीक है तो हम कर भी दे उन पर अटैक। तो कौन सी ऐसी जगह है, खुली जगह, जहां पर युद्ध हो सकता है? अगर युद्ध होता है वहां पर, तो जिस राष्ट्र के से वो बिलोंग करते हैं वो दूत, तो उनकी आर्मी ने कहाँ स्टेशन करना चाहिए, जिसके द्वारा एक तो उनको नेचुरल प्रोटेक्शन मिले टेरिटरी का, प्लस अगर वहां से उनको भागना हो, रिट्रीट करना हो, तो सुखपूर्वक अपने देश वापस चले जा सके। तो इन सब चीजों के बारे में उनको एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उस सबको ध्यान में लाना है, ठीक है, कि ये सब कैसा है। तो मतलब कोई भी चीज वो दूध के बाहर नहीं होनी चाहिए। दे हैव टू बिकम एक्सपर्ट्स इन एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट राष्ट्र। जो उसके आगे भी कह रहे हैं कि फोर्टिफिकेशन वहां का कैसा है, कि कितने अस्त्र शस्त्र कितने हैं, आर्मी कैसी है, कहाँ कहाँ पर गार्ड्स है, कहाँ अनप्रोटेक्टेड है इफ एट ऑल, वहां के लोग जो है वो राजा के विषय में क्या कहते हैं, खुश है नहीं खुश है, वहां पे जो लाइवलीहुड साधन है, जो व्यापार है, वृत्ति है, वो क्या क्या है, व्हाट इज इट दैट रन्स देम, है ना, वहां का कल्चर कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, लोग कैसे हैं, कौन है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज भी देखो तो यही सब होता है ना। आज भी हर देश जो है, स्पेशली जो बड़े देश हैं, यूएस यूके वगैरह आप देख लो, तो इसी तरीके से काम करते हैं। यूएस रशिया वगैरह आप देख लो तो हर जगह कौन है कैसे है। चाइना अपने राष्ट्र में भी ऐसे करते हैं, दूसरी जगह पर भी यही करता है ना। कहाँ पे पैसे दे दो, किनसे बना के रखो, टॉप में सबको जानते हैं। वो राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी में फंडिंग भी करते हैं, चाइना से सब आती है। कैसे आप करते हो ये सब? तो इसी तरीके से होता है कि आप क्यों कीप अ टैब ऑन एवरीथिंग दैट दे नो। इनफैक्ट मुझे याद है चाइना में ऐसे कितनी स्कूल्स हैं, हमारे देश में जितना लोग संस्कृत और तमिल वगैरह नहीं पढ़ते उतना वहां पढ़ते हैं। देयर आर स्कूल्स एंड स्कूल्स। अच्छा आप सोचो, हिंदी तो चलो वो बोल रहे, पर चाइना में तमिल सीखने वाले इतने क्यों है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सीखने वाले इतने क्यों है? Because they understand Indian politics and they are creating people who can then play the role of ambassadors, envoys, messengers, spies, whatever, है ना। जो फिर of course and some of it also could be cultural, friendship का भी ये हो सकता है। वो जो कौन सी मूवी थी आमिर खान और नसरुद्दीन शाह वाली, एक्टर थे वो, है ना, एक्टर के रूप में आए थे। एक्टर्स तो हम जानते ही हैं वैसे भी कई बार स्पाइस के रूप में आते हैं। तो पर आपको एक्सेप्टेंस कैसे मिलेगा? जब आप वहां की भाषा जानो, जब आप वहां का कल्चर जानो, आप वहां के रीति रिवाज हर जगह से जानो। तो जो स्पाई है, दूत है, उसे ये सब सोचना है, समझना है, कलेक्ट करना है, क्योंकि उस हिसाब से फिर आप आगे की स्ट्रैटेजी का निर्णय लोगे। इसलिए दूत का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हर चीज को बहुत दे हैव टू नो दैट प्लेस वेयर दे आर इन एंड आउट, ठीक है। तो ये दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। उसके बाद क्या, ऐसा कोई काम दूत ने नहीं करना चाहिए विच इज इन वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि वो एक ऑफिशियल पोजीशन पर गए, है ना, वो स्पाई नहीं है, वो ऑफिशियल पोजीशन पर गए हैं, वो अपने राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सामने वाले दूसरे राष्ट्र में। तो वो राजा के पैलेस में या बेसिकली ऐसी कोई भी हरकत ओवर्टली तो ना करे अनलेस एंड अनटिल उनको वो चीज करने का परमिशन हो, ठीक है। और जो डिलीवर मैसेज करना है वो तो उनको कर ही देना है किसी भी परिस्थिति में। फिर वो करते समय उनको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि सिर्फ बोल दिया ऐसे नहीं। एक सेकेंड, केवल बोल दिया कि अच्छा मैंने मैसेज दे दिया, ऐसे नहीं। वो जब मैसेज दे रहे हैं तब वो राजा का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसकी आंखें कैसी है, उसकी वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि आप मेरे बाजू में बैठो, क्या वो सामने वाले राजा के का हालचाल पूछ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं कि नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब हम कहते हैं ना कि अच्छा आज चैत्र नवरात्रि है, तो आप सबको चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। बाय द वे आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो रह गया। तो ऐसे जो ओकेजन्स हो वो उनको विश करते हैं कि नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजों को उसे ध्यान में लेना है। और अगर ये सब हो रहा हो तो ही कैन इन्फर कि हाँ ठीक है, ये राजा अपने साथ फ्रेंडली है, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर अगर ऐसा वो ना करे और उनको लगे कि अच्छा उनकी आंखें उनके आंखों के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, बात करने का ढंग बदल रहा है, पास में नहीं कहीं दूर, वो इग्नोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे अभी हुआ ना, वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो वैसे देखा जाए तो आर फॉरेन मिनिस्टर या द सीनियर लीडरशिप of MEA, Ministry of External Affairs, should have gone to visit him. पर वो एक दिन पहले ही पाकिस्तान में जाके कुछ तो बकवास करके आए थे।
इसलिए वी गेव देम, जो कोल्ड शोल्डर देने की बात करते हैं, है ना। तो अगर आप कोल्ड शोल्डर जो जस्टिन ट्रूडो को भी दिया था, वो जब बहुत पक कर रहे थे तब, थैंकफुली वी स्टार्टेड डूइंग इट नाउ। पहले तो हम मेरे ख्याल से शायद करते भी नहीं थे, वी वर नॉट असर्टिव इनफ। थैंकफुली अब थोड़ा थोड़ा करने लगे। तो दैट देन शोज आपके बिहेवियर से, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप आपके बिहेवियर से ये बता रहे हो, जता रहे हो कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू बेटर मेंड योर वे या अप योर गेम या जो भी कुछ। तो वो एम्बेसडर या एनवॉय है, उनको वो भी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो स्पाइस का काम है, कि भाई कौन है इस देश में ऐसा जो अपने साइड आ सकता है, जो अपने कॉज के लिए सिंपैथेटिक हो, कौन है ऐसा जो नहीं है, जो हमारे विरुद्ध में जा सकता है, जिनसे वो तोड़फोड़ कर सके उनसे उन्हें तोड़फोड़ करना है, जिनसे नहीं तोड़फोड़ लगे कि नहीं भाई इनको तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उनको आपको बेसिकली अपने तरफ लाने का प्रयत्न करना है। और हर परिस्थिति में आपको ये तो सोचना ही है कि इसमें जिस राज्य से मैं आया हूँ, जो मेरे राजा हैं, उनकी सिद्धि किसमें है, उस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है और उस प्रकार से बिहेव करना है। जैसे वो पहले कह रहे थे कि आपको जो दूत हैं उनको कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ना नहीं है, परमिशन तोड़ना नहीं है, और जो होस्ट राजा हैं जिनके यहाँ वो गए हैं, जिनके यहाँ वो अतिथि के रूप में गए, वहां पर उनकी बात को मानना है। परंतु अगर ऐसी परिस्थिति हो कि अब इतने समय से वो दूत वहां पर है और वो राजा उनको वापस ही नहीं जाने दे रहे, कोई भी कारण से, जैसे उनको बंदी डायरेक्टली नहीं बनाया है बट इन अ वे बना कर रखा है क्योंकि जाने नहीं दे रहे, तब इनको ये भी सोचना चाहिए कि भाई चल क्या रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये राजा के, ये कहीं पर हम पर वॉर तो नहीं करने वाले, या ये खुद तो कहीं परेशानी में नहीं है, क्या चल रहा है, परिस्थिति क्या है। तो उसे वो समझना चाहिए दूत को कि भाई क्या यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है जिसके कारण राजा, वहां का राजा एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहा है। ही शुड ट्राई एंड फिगर आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ऐसा नहीं कि वो अपने महल में वहां बैठे रहे, जो दूत भी है वो उसको घूमते फिरते रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहना चाहिए हर जगह, और अपने राजा के लिए उस समय जो ही सबसे उपयुक्त कर्म हो वो करना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन क्लोज हियर। और भी है उसमें विच वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीक, कि और दूत को किस किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, तो वो अपन अगले सेशन में देखते। 6-10 हो गए। तो बिफोर वी क्लोज, किसी को कुछ कहना है? एनीथिंग टू ऐड? ठीक है, तो कमेंट्स देख लेती हूँ क्या। जनरली ये प्रिंसिपल्स हम इन अ क्लाइंट मतलब सर्विस इंडस्ट्री में भी काफी देखते हैं, चेंज मैनेजमेंट और ये सब में ना। You look at who is the influencer, who is in favor of the vendor versus who is against, and how big a stake he has in the company, depending on some people may have a bigger role to play, whether they are a sponsor or whether they are a true influencer or whether they are just a noise maker, kisko pacify karna hai. So all of this is built into the framework. I think he makes a lot more sense as a, मतलब ऐसे लगता है कि as a contemporary, तब भी like few things like ageless, timeless principles हैं ये. Absolutely, आभाजी, totally relate. यही बात है कि मतलब आज के समय में भी, सिचुएशन में भी वो उतने ही उपयुक्त है जो भी वो कह रहे हैं ना। एंड एज यू मेंशन, यू आर वेरी राइट, विद इन द कंपनी आल्सो वी सी ऑल दिस। तो एक तो है कि बाहर वाले कुछ आके करे, पर बाकी जो राजा जो लीडरशिप है वो भी देखते रहते हैं कि हमको ये इनिशिएटिव करना है, एवरीबडी मे और मे नॉट बी इन अग्रीमेंट विद दैट, तब आप कैसे करो, है ना। देन यू हैव टू फाइंड आउट हु इज द इन्फ्लुएंसर, कौन कैसे काम करेगा, किसको आप अपनी तरफ करोगे तो ये डिसीजन लेना आसान होगा। So you are very right. Very well. मतलब ऐसे war is not always between two territories, ना. Even in an organization, different business units are also एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं ना. Absolutely, politics हर जगह है, वही तो. Correct. घर के अंदर joint family में भी हो सकता है, So it's quite applicable everywhere. I think it's very interesting to see this in how we can use it even in our day-to-day, even in society, in organization, in our role, सभी जगह. It's not just दो राज्यों के बीच में. Absolutely. Quite interesting. अच्छा, वो कह रहे मूवी, हाँ राइट,
सरफरोश वाज द मूवी, यस यस, बराबर। फिर और कौन से कमेंट्स में एक बार देख लेती हूँ। ये वो जो दूत का बात हुआ था ना, एम्बेसडर का, द पर्सन हु इज कन्वेइंग द, तो इसमें हनुमान जी, अंगद, उनके स्किल्स काफी याद आते हैं ना, हाउ टू टॉक, हाउ टू ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली जो वो सुंदरकांड का जो प्रकरण है उसमें देयर, एंड ऑल्सो जब राम लक्ष्मण आते हैं इन किष्किंधा, तब जब हनुमान जी उनको मिलते हैं, बोथ द टाइम्स द वे ही, मतलब दोनों भी बार, पहली बार जब वो राम लक्ष्मण से मिल रहे हैं तब भी वो इसी एंगल से वहां गए हैं कि क्या ये हमारे दुश्मन है, और जब उनको पता चलता है कि ये दुश्मन नहीं है, तो उसके आगे का जो कुछ भी उन्होंने किया कि विन विन सिचुएशन कैसी बनाई जाए, आप इसको इसके भाई से मुक्ति दिलाओ और ये आपको आपकी पत्नी ढूंढने में मदद करेगा, वो एक, दैट इज अ स्किल ऑफ मैसेंजर। और जैसे हम ऑर्गेनाइज, गोइंग बैक टू दिस, हमारे भी जो KPIs होते हैं या हमारे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, उसमें देयर इज दिस अबव एंड बियॉन्ड परफॉर्मर है ना, तो ये उसी की बात हो रही है कि वेदर यू आर मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस और वेदर यू आर यू नो up your game and show some additional traits which I think in every role you can do, not just do, but whatever role you might be playing, there is always a scope of applying yourself a little more. अभा जी, थैंक यू फॉर दिस पॉइंट, एंड ये मुझे अगले सेशन में आप याद करवाइएगा, क्योंकि आपने जो ये हनुमान जी की बात कही ना, तो स्पेशली सुंदरकांड का, जो सुंदरकांड में जो हनुमान जी की बात आती है, तो वो पूरा कैसे सोचते हैं, वी डन दिस इन रामायण, पर मैं ये अगले बार बताती हूँ टाइम लेके कि वो कैसे सोच रहे हैं एग्जैक्टली हाउ, कि एक तो है वो केवल मैसेज लेके आ गए या सीता जी को ढूंढ के आ गए, दैट वाज वन थिंग टोल्ड टू हिम, राइट, बट हाउ डू यू गो अबव एंड बियॉन्ड दैट, और वो कैसे सोचते हैं, तो उस बारे में हम अगले सेशन में पक्के से डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हमारा ये पार्ट वैसे भी बाकी है, तो वी विल डिस्कस सम ऑफ दिस एज वी गेट डन विद सम ऑफ दीज थिंग्स, कि स्पाई को कैसे बिहेव कर, स्पाई नहीं सॉरी एम्बेसडर को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या क्या, एंड वील टेक सम ऑफ दीज एग्जांपल्स। उसमें अमी जी, जो महाभारत के वक्त में when the negotiations were going on just before announcing कि लड़ाई हो या ना हो युद्ध, उसमें दोनों तरफ के दूत आते जाते रहते हैं मैसेजेस देकर, बिफोर कृष्ण जी एंड ऑल द छोटे छोटे दूत जाते हैं। एक चीज अगर किसी को याद हो सीरियल्स में से, और सीरियल में था तो कहीं ना कहीं उसमें भी रहा होगा, जब दूत जाके मैसेज देता है, पांडवों का दूत धृतराष्ट्र के सभा में या इनका दूत पांडवों की सभा में, तो एक चीज पूछी जाती है उससे, धृतराष्ट्र पूछते हैं हमें याद है कि जब तुमने ये बात कही और ये जवाब मिला, उस वक्त कृष्ण ने क्या कहा और उसने क्या कहा, तो और इधर से भी पूछा जाता है उस वक्त धृतराष्ट्र ने क्या कहा, कहते कहा तो कुछ नहीं, किसी ने, सब चुप बैठे सुनते रहे। दैट इज ऑल्सो अ बिग, आई थॉट उसके अंदर देखा जाए, it was a big indication on how those people were judging and making, कुछ नहीं कहना भी एक रिएक्शन होता है, and it conveys, जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली, इसीलिए तो जो चाणक्य भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल आपने कह दिया और सुन लिया, ऐसे नहीं, आपको हर चीज को देखना है, राजा से रिलेटेड, राजा कैसे बिहेव कर रहे हैं वो सब, ऑफिसर्स के साथ आपको बना के रखना है, वहां क्या चल रहा है क्या नहीं, राष्ट्र में और राज्य में भी, ऐसे नहीं कि आप बैठे रहो कहीं पर, जाकर हर चीजों का पता लगाओ कि है क्या वहां पर, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन, भले उस समय आपको लगे कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा ना कि और लोग क्या कह रहे थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना, कि वो राजा के साथ सहमत थे या राजा के साथ सहमत नहीं थे, दैट विल टेल अस कि अच्छा भाई लोगों, वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, तो उसका अगर लोग वहां के विरुद्ध है देन इट इज इन आवर फेवर, अगर लोग उनके साथ है देन इट इज नॉट रियली इन आवर फेवर, so that you will get to know from what others are saying. So beautiful point, Poonam ji, fully agree with उसके अंदर उन्होंने वही कहा कि दुर्योधन ने ऐसा कहा, तो उन्होंने पूछा कृष्ण जी जब दुर्योधन ने कहा तो पिताश्री क्या कह रहे थे, करेक्ट, ज्येष्ठ पिताश्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, रोका भी नहीं जी, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन, जहाँ की धृतराष्ट्र वाज द राजा and Duryodhan was only the crown prince.
तो वहां पे ये पता चलता है who was actually in control. करेक्ट. ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती. एक्चुअली हमने एक जो आपने बोला ना कि दूत को और कम्युनिकेटर को सब कुछ देखना चाहिए. आई हैड रेड अ बुक, आई थिंक डोमिनिक लेपेयर की थी. उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट और मोहम्मद गद्दाफी की कॉन्वर्सेशन होती है ओवर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. तो दीज पीपल यूज द बायोमेट्रिक्स, आंखों का, इसका उसका. तो नेक्स्ट उसमें जब ये आए तो इन्होंने सब तैयारी करके रखी हुई थी. आप देखिए स्पाई नेटवर्क एस्पिनाज कितना जबरदस्त था. मोहम्मद गद्दाफी केम वेयरिंग डार्क ग्लासेस. तो वो अगर आप कितना भी पोकर फोर्स फेस कर लो, आंख की जो प्यूपिल्स होते हैं वो एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होते रहते हैं, तो वो भी ना दिखाई दे. आई मीन दैट इज द लिमिट टू विच, एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड बुक. मतलब आई थिंक 25-30 साल तो हो गए होंगे वो किताब पढ़े. तो इट्स लाइक दिस इज, उस टाइम भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना. एब्सोल्युटली. ये टेक्नोलॉजी तो उससे भी पुराना है ना. तो ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन गोइंग ऑन. और ये फॉरेन पावर्स कोल्ड वॉर के समय भी बहुत ही था. किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी उस वक्त भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी. जो इट वाज डिफरेंट फ्रॉम टुडेज. यंत्र उतने नहीं होंगे लेकिन there were other things. Absolutely. Great. Fantastic. So we can close here. प्रार्थना करते हैं एंड अपन अगले सेशन में मिलेंगे.